इसमें किसी नेता का कोई रोल नहीं है, ना मेरा कोई रोल है। ये हमारे घर की जो माँ और बहनें हैं वो उतर के यहाँ पर आई हैं, जो मुल्क की आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। आज उनसे पेपर दिखाएंगे उनको हम, साबित करना पड़ेगा। फिर आपको 10 साल के लिए वोटिंग राइट छीन लेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान से और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज मैं आया हूं मुंबई के बाइकल्ला में और हमारे साथ है AIA ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई सदर जनाब फैयाज अहमद खान साहब। सर, आपका मिल्लत टाइम्स में स्वागत है। सर शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, आपको 4 से 5 महीने हो गए हैं सर मुंबई अध्यक्ष बने हुए। सर, तो पहले जो यहाँ का जो भी सिम्टम था सर, उसके आपको आने के बाद बहुत सारा सुधार आया है सर MIM के अंदर, बहुत सारा। मतलब अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी खुद MIM से जुड़ा रहा हूँ बहुत पहले से, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि आप अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, विंग बना रहे हैं MIM की। तो इससे आपको अभी नज़दीक में फ़ायदा दिख रहा है या फिर मतलब लॉन्ग टर्म प्लान है सर ये? देखिए, किसी भी पार्टी की बुनियाद जो है वो ज़मीन से उठे हुए लोगों पर होती है, संगठन पर होती है। और जब तक का संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई बॉडी चलेगी नहीं, कोई पार्टी चलेगी नहीं। तो मैं संगठन पर काम कर रहा हूँ और MIM की वार्ड की बॉडी है, तालुक की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, यूथ विंग है, महिला विंग है। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ जी, क्योंकि अभी ये पहले 2014 से मैं खुद पर्सनली MIM से जुड़ा हुआ था, तो हम लोग जो यहाँ पर आते थे तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो है ना, हम लोग पार्टी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम मतलब नहीं था। लेकिन अभी हम लोग आ रहे हैं तो उसमें आपको देखने को हमको ये मिल रहा है कि टोटल जितना आप बताए हैं कि अलग अलग जो है विंग आप बनाए हैं, तो अभी जो ये प्लानिंग आप लोग की चल रही है नेक्स्ट टाइम 2022 में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन, उसके मद्देनज़र ही चल रही है। देखिए, चुनाव तो आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी मुझको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझको दिया तो जिम्मेदारी को कबूल भी मैंने किया है और जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उस पर उतरूँ मैं, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो संगठन चाहने के लिए बॉडी का गठन होना ज़रूरी है, ताकि बॉडी फंक्शन करे, शहर फंक्शन करे, इलाका फंक्शन करे, मोहल्ला फंक्शन करे। तो जब तक जिम्मेदारी हम नहीं देंगे बच्चों को, दोस्तों को, तब तक काम कैसे कोई करेगा। तो मेरा काम ये है कि जिम्मेदारी बांटूँ मैं, शोबे वाइज बांटूँ मैं, तालुक के वाइज बांटूँ मैं, वार्ड वाइज बांटूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटूँ मैं, समझे। और उसके नेतृत्व के लिए अलग बॉडी बनाया मैंने, अडोप्शन बॉडी, वो उसका नेतृत्व करेगी। ऑब्जर्वर बॉडी हमारे पास बन गई है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह काम चल रहा है और 1 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा हमारा। सर, ये BMC में 227 सीट है, उसमें से 40 से 45 सीट जो है ना, खास तौर से मुस्लिम इफेक्टिव इलाका है, मतलब मुस्लिम का पूरा उस पर असरअंदाज होता है। मुस्लिम का चाहे तो 45 कम से कम 45-50 जो है ना नगर सेवक जो है ना मुस्लिम यहाँ कॉरपोरेशन में मुंबई में हम चुनकर भेज सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो 2017 का इलेक्शन हुआ था तो MIM के 2 नगर सेवक चुनकर आए थे। तो सर, अभी आपकी क्या कोशिश होगी, कम से कम कितना तक का क्या है? किसी भी चीज़ को करने के लिए 500 उंगली पड़ती है। लोटा उठाना है तो 5 उंगली लगी तो लोटा उठेगा, दूर से उठेगा लेकिन फोर्स नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 5 उंगलियों को जज्ब करूँ और कोई काम करूँ। तो मेरा काम है, जो सीटें हैं वो देखना नहीं, मुझको पार्टी को देखना है, और पार्टी की रूपरेखा सही हो, कैडर सही हो और उम्मीदवार सही हो, तब सीट निकलेगी यहाँ से। तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैडर को इस्टेब्लिश करना और ज़मीन से उठना मेरा काम है। और MIM पार्टी लोगों के दिलों में, क्योंकि MIM के जो हमारे नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हैं, इन लोगों के दिलों में, लोगों की ज़ुबान में आज देश की राह डिसाइड कर रही है, दिखा रहे हैं उनको। और वाहिद शख्स है वो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी तकरीर सुनिए, संविधान की बात करते हैं। अगर उनकी तकरीर सुना तो कमज़ोरों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। तो ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में बरसों बरस में कोई पैदा हुआ है, तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे सदर जो हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। वो खुशी इस बात से।
सर अभी ये मुंबई में ज़्यादातर देखा जा रहा है, असेंबली का भी इलेक्शन हुआ था या कॉरपोरेशन का भी हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो ना लास्ट टाइम पर जो आते हैं पार्टी के अंदर, और वो मतलब थोड़ा वक्त जो है ना अपना पहचान या सिफारिश किसी भी बुनियाद पर टिकट हासिल करते हैं और लास्ट टाइम पे पार्टी को ही धोखा देते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है सर? देखिए, जो धोखा देने वाले लोग हैं उनसे पार्टी को बचाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि धोखा ना चाहते भी इंसान खाता है। मालूम है खड्डा है, एक बचाएगा, दो तीसरों जाएगा। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और ऐसे लोग आएंगे। अब उनको पहचानना, उनको क्या लगा ना, हमारा काम हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। जब पार्टी खुद इस्टेब्लिश हो जाएगी, कार्यक्रम सब नोंद हो जाएंगे, तो सारी पैदल में तो धोखा खाने का हुआ। सर अभी ये बीएमसी का चुनाव जो 2022 में आप लोग लड़ेंगे, तो सर कम से कम कितनी सीटों पर कंटेस्ट करेंगे सर? आपका क्या प्लान है? हमारी तो ये कि 2 सीटें लड़ने का इरादा है। अब देखना है कि कैडर कितना इस्टेब्लिश करते हैं, बात करते हैं लोगों से, मशवरा करेंगे हम लोग। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरा भाई दलित समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, सभी समाज की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी हमारी नहीं है। आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 15 से 20% गैर मुस्लिम भाई नगर से बढ़ के यहाँ पर है। तो ये कहना है कि मुसलमानों की पार्टी, जमात की पार्टी, तो गलत बात है। ये सभी धर्मों की पार्टी है, समझे ना। कमज़ोरों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। और मेन चीज़ पार्टी का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। आज जो दिशा में देश जा रहा है, जो खती घंटी बज रही है, उस खती से बचा के निकालना देश। सर ये मुंबई अभी एमआईएम का जो गठबंधन था वीवीएस है, वंचित बहुजन अघाड़ी से, तो सर इसका जो है रिजल्ट भी लोकसभा में हम लोग देखे, जो वीवीए मतलब 6 लाख 7 लाख वोट लेकर आती थी और एमआईएम से गठबंधन करते ही 42 लाख वोट उनको आया महाराष्ट्र के अंदर। फिर सर ऐसी क्या सिचुएशन बनी जो असेंबली का इलेक्शन साथ में नहीं लड़ पाया सर? देखिए मेरा भाई, ये सब बातें जो हमारा हाईकमान करता है, और हाईकमान से सवाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वही गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन क्यों टूटा है, कैसे टूटा है, क्या वजह थी, वो सब चीज़ों में वजूहत होती है। उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहती क्या किस वजह टूटा, क्या हुआ क्या नहीं। सर आपकी तरफ से ऐसी कोशिश रहेगी, मुंबई प्रेसिडेंट है सर, तो आप फ्यूचर में ऐसी कोशिश होगी जो एआईएमआईएम है उसके अलावा जो और भी रीजनल पार्टीज है उसको आप विलय करें? देखिए, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सबसे हम चाहते हैं गठबंधन, जो समाज को उद्धार करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, उन सबसे हम चाहते हैं गठबंधन। और फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एमआईएम तैयार है। अब कितने लोग आते हैं, कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग बैठते हैं, बात करते हैं, ये हाईकमान पर है। सर ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है जो और दूसरी भी पार्टी से बात करें? जी, हमारी कमेटी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो काम कर रही है और हम हाईकमान को थोड़ा देंगे जो भी। सर अभी मैं थोड़ा मुंबई से हटकर थोड़ा अभी जो करंट में एनआरसी सीए चल रहा है उस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। जो सर सीए एनआरसी एनपीआर जो लेकर जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसमें भी मुंबई के अंदर सर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें अभी सुनने में आया था, खबर आ रहा था कि वहाँ के प्रोटेस्ट को हटाने के लिए कुछ लीडर्स लोग जो है ना खवातीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि प्रोटेस्ट को आप लोग ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी और एनपीआर जो है लागू नहीं होगा। तो इस बारे में सर यहाँ पे कांग्रेस की 4 जगह अलग अलग जगहों पर जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, तो उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है और कांग्रेस यहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो ना गठबंधन में। तो सर ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से या आप लोगों का कोई ऐसा प्लानिंग होगा जो यहाँ के मुख्यमंत्री से आप लोग मिले और उन पर एक प्रेशर बनाया जाए कि आप रेजोल्यूशन पास करें? क्योंकि जबान से तो बोल रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बात यह है सीए की, एनआरसी और एनपीआर तक की बात नहीं होगा, सीए जो इम्प्लीमेंट करना तो करेंगे या नहीं करेंगे, उस बारे में आपका क्या है? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि हम लोगों ने 3 मीटिंगें की हैं, 3 सभाएं ली हैं। वाईएमसी में 2, एक महिलाओं की लिया, एक वो कन्हैया कुमार जो है महाराष्ट्र कॉलेज एलुमनाई या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मातहत दूसरा प्रोग्राम लिया, और हमारे नकीब मिलत जनाब प्रोफेसर ऋषि साहब का एक प्रोग्राम लिया। 3 प्रोग्राम लिया और 26 तारीख से मॉडर्न रोड के ऊपर बम्बई बाग के नाम से एक धरना प्रदर्शन चालू है, प्रोटेस्ट चालू है। और उस प्रोटेस्ट के अंदर बम्बई के मुख्तलिफ इलाके से मेरी बहनें आ रही हैं और उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं।
उनका इंटेंशन एक ही है कि जो CAA और NRC NPRC है इसको सरकार वापस ले। और महाराष्ट्र सरकार से 2 मरतबा मीटिंग हुई मिनिस्टर से, उनसे बात हुई और उससे बाद में एक ही बात रखी गई कि आपके खिलाफ ये प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन आप हिमायत में हैं तो कम से कम आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करके दें कि आप वो नहीं लगाएंगे। आप कह तो रहे, इसका आग्रह किया जा चुका है। और जो ये प्रोटेस्ट है इसमें किसी नेता का कोई रोल नहीं है, ना मेरा कोई रोल है। ये हमारे घर की जो माँ और बहनें हैं वो उतर के यहाँ पर आई हैं। माने पानी नाक के ऊपर जा रहा था। एक बात बोलता हूँ मैं आपको, कल कोई भी झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, नीचे से आवाज़ आती थी तो अम्मा है, बहन है, खाला है, खालू है, हाथ पकड़ती हुई नीचे मत जाओ, झगड़ा मत करो, पुलिस आ जाएगी, पकड़ ले जाएगी तुमको, डरी रहती थी। आज खुद नीचे उतर कर आकर बैठ गई। माने डर उनके दिमाग से निकल, क्योंकि उनकी नस्लों की बात है, जनरेशन की बात है। आज हमारे घर की हमारी माँ बहन रोड पर आ गई। तो मैंने परसों भी बोला था, कुछ लोगों ने उसको उठाने की बात की, मीटिंग भी हुई। तो उस मीटिंग में मैंने बोला कि फैसला आप कुछ भी करें सर आंखों पर, लेकिन फैयाज अहमद अपनी बहनों के साथ में रहेगा। हमने बिठाया नहीं तो उनको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके हौसले को सलाम, उनके जज्बों को सलाम। आज रात दिन आकर बैठेंगे तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारा काम बनता है, उनकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। आज मेरी बहनों ने एक मिसाल कायम कर दिया और हिंदुस्तान की सारी आवाम देख रही, मुंबई शहर को और मदनपुरी को, मॉल रोड को, बम्बई बाग को। सर जो लोग जो है ये प्रोटेस्ट को खत्म करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपका कोई ये नहीं है, मतलब आप बिल्कुल विरोध कर रहे हैं? मैं 2 मीटिंगों में उनके साथ में था। मैं दोनों मीटिंगों में मैंने यही बात की थी कि मैं अपनी बहनों के साथ में रहूँगा। आपका फैसला जो भी है सर आंखों पर, लेकिन मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी बहनों जो हिम्मत किया है वो काबिले मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सर ये मुंबई के अलावा सर पूरे मुल्क में एहतजाज चालू है सर, ये NRC CAA को लेकर। तो सर ये गवर्नमेंट जो है NPR और CAA NRC में जो ना थोड़ा जो ना चेंजिंग कर रहे हैं, बोले NRC भी हम लागू नहीं करेंगे, फिलहाल बोल रहे हैं फिलहाल लागू नहीं करेंगे। बाकी फिलहाल का मतलब ये होगा कि अभी नहीं कर रहे हैं, बाकी बाद में वो कर सकते हैं। और NPR में थोड़ा सा चेंजिंग दे रहे, मतलब कर रहे हैं, लेकिन बात वहाँ यहाँ तक नहीं है, बल्कि बात ये है कि CAA को लिया जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस चीज़ को लेकर सर ये प्रोटेस्ट अगर गवर्नमेंट अभी वापस नहीं ले रही तो सर क्या आप लोग की एज ए पर्सनल राय मतलब क्या होगी सर, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखिए, इस सरकार पे रत्ती भरा तो भरोसा नहीं है। इसने हर बात झूठ बोला है। इसने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया। 15 लाख रुपया देंगे, दिया। ऐसे जितने भी वाकयात हुए हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हुए, जितने भी लोगों ने काम किया है, तो एक काम के पीछे दूसरा काम लगा हुआ है। आज ये आवाम को लगा दिया इसके पीछे, CAA के पीछे, NRC लगा दिया और पूरी कंपनी को बेच रहे हैं। सर ये भी प्लानिंग तो नहीं हो सकता है कि ये प्लानिंग के तहत ये दूसरी मर्तबा हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जा रहा है। यानी पहली मर्तबा गोरे गुलाम बनाए, अभी उनके जो आज ये ब्राह्मण लोग बना रहे हैं और इनकी सोच अलग है। इनकी सोच मुल्क को डिवाइड करें और हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे। अपनी सोच के वो पक्के हैं और मैं तो ये जानता हूँ, ये माने ना माने, लेकिन एक बात तो तय, इनको जाना तय। और मैं हर जगह ये बोलता हूँ, मैं जेल में डालो या गोली मारो, पेपर नहीं दिखाएंगे। और पेपर तुमको हम क्यों दिखाएं? तुम होते कौन हो हमसे हमारी शहद मांगने वाले? हमारे पुरखों ने जमीन को खून दिया, लहू दिया, तब मुल्क आज़ाद हुआ।
डीएनए टेस्ट करा लो, इसका डीएनए इंडियन निकलेगा, वो इंडिया में रहेगा, इसका बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा। अभी सर मूवमेंट भी चल रहा है, वामन मेश्राम जो है उन्होंने मतलब और बहुत सारे लोगों ने बोले डीएनए करा लो ना, डीएनए करा लो मेरा भाई, बिल्कुल डीएनए करा लो ना, खून सबको वजन है ना मेरा भाई। जी। हाँ, डीएनए करा लो, जो यहाँ कराएगा यहाँ रहेगा, जो बाहर करेगा बाहर जाएगा, समझे ना। और तुमको पेपर मारने का अधिकार क्या, हक क्या है तुमको? जो मुल्क की आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, आज उनसे पेपर दिखाएंगे उनको हम। हाँ, तो मेरा भाई ये चाहे गोली चलाए, जेल में ठोसे, अज़ियत पहुंचाए, लेकिन हमने तय कर लिया हम पेपर नहीं दिखाएंगे। सर अभी देखा जा रहा है शाहीन बाग के अंदर जो खवातीन एहतजाज के लिए बैठी हुई हैं सर, उस पर लगातार एक मरतबा जामिया में, 2 मरतबा शाहीन बाग में फायरिंग भी इन लोगों ने की है। ये बौखलाहट के शिकार तो नहीं हो चुके हैं? ये आप भी जानते हैं किसने कराया, जी हम भी जानते हैं किसने कराया, पुलिस भी जानती है किसने कराया। अगर कोई मुसलमान किया होता तो उसके ऊपर सबसे पहले आतंकवादी या दाऊद का आदमी या छोटे शकील का आदमी या लश्कर तोयबा का आदमी इस तरह के आरोप लगाए, उसको ठोस दिए होते। अब इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, रिवॉल्वर के साथ पकड़े जा रहे हैं, गोली चलाते पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई कायदा उनको रोकने को तैयार नहीं है। आज मुल्क में डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी को कत्ल किया जा रहा है और हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने की भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सर ये अभी जो कानून लेकर आ रहे हैं CANR CNPR या जो भी कर रहे हैं, तो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सर आप पर्सनली क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? देखिए ये एक एलिगेशन है मुसलमानों को किया जा रहा है, दरअसल ये माल दलितों को पड़ेगी। 28%, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर है कि 28% लोगों के पास पेपर कागजात कुछ भी नहीं। मुसलमान भी उसमें, हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी, बैकवर्ड के लोग जिनके पास घर ही नहीं है, जो छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, वो लोग हैं। और जो इनका तरीक़ाकार है, एक अभी कम से कम 81 से मामले सुधरे से, वरना ये जो इनका अपर कास्ट जो है पेपर बनाने से मना करता था लोगों को, कागजात बनाने का नहीं, पढ़ने का नहीं, लिखने का नहीं, और हमारे यहाँ नौकरी करो, सुनिए ना, जुताई करो, आप गंदगी करो, साफ करो, ये चलता था। तो पेपर कागज कहाँ से नहीं मिल रहा है? आज सबसे पहला इफेक्ट दलितों को पड़ेगा, फिर मुसलमानों को पड़ेगा, फिर पंजाबियों को पड़ेगा, फिर जैन को पड़ेगा, फिर सबको कैटेगरी पड़ेगा। मुसलमान इसका शिकार नहीं हुआ। 28% तो ऑफिशियल तौर पे जाएंगे, मैं तो बोलता हूँ तकरीबन 90% लोग जो है इफेक्टेड होंगे इसमें। क्योंकि आज हमारे घर में मैंने देखा, मेरी माँ के नाम में वो स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी मैंने देख लिया ना, करेक्ट करवा लूँगा, नहीं देखता तो सीधा NRC मारता है। सर ये अभी जो लोग यहाँ पूरे मुल्क में जो है ना, जो आशंका जता रहे हैं सर, अभी ये आसाम का जो मॉडल उन्होंने मतलब सबके सामने रखे। अमित शाह बार बार बोल रहे थे कि हम NRC लागू करेंगे। तो सर आसाम के अंदर जो देखा गया है कि वहाँ पर जो NRC लागू किए उसमें सर 19 लाख लोग बाहर हुए। इन लोग पहले हुआ बना के रखे हुए थे कि मतलब पूरे आसाम में मतलब मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो लोग सब बांग्लादेशी आ रहे हैं। लोग का मतलब एक ये था, परसेप्शन बना कर रखे हुए थे कि लाखों नहीं करोड़ों की आबादी में मुसलमान जो है ना ये है। लेकिन जब पूरा NRC होने के बाद सिर्फ 6 लाख मुसलमान उसमें आए बाहर, बाकी जो ना 13 से 14 लाख नॉन मुस्लिम है। तो सर ये मतलब क्या ये लोग कर क्या रहे, मतलब जो अपने मुंह की खानी भरी ना इनको। भैया CA क्यों लाया? सी लाया ना, उसके अंदर भी झोल है। जिस आदमी को आप C कैटेगरी में लोगे उसको बताना पड़ेगा कि ये फॉरेनर है, यानी अपने मुल्क में झूठा अपने आप को गलत साबित करना पड़ेगा। फिर आपको 10 साल के लिए वोटिंग राइट छीन लेंगे आपसे, आपका जुर्म खत्म हो जाएगा। यानी मतलब मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम, दलित हो, आदिवासी हो, हाँ, मेरा सब गेम प्लान है इनका। ये इनका 2024 का प्लान है, उसके बीच में हिंदू राज करेंगे
उससे पहले सीए के माध्यम से दलित समाज को कुचल देंगे ये लोग। सर लेकिन हम लोग भी पर्सनली सोच रहे हैं, मुसलमानों से ज़्यादा जो दलित आदिवासी है, नोमैडिक ट्राइब्स है, उसके बाद जो लिंगायत समाज है, इन लोग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अरे 100% इफेक्ट पड़ेगा मेरा भाई। अगर आपको ये कह दिया कि आप फॉरेनर हैं, होने क्यों, ज़रा से मिस्टेक, माँ बाप के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हुई, अब प्रूफ को तुम्हारे बाप का नाम यही है, नहीं प्रूफ कर पाए तो आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या अफगानिस्तानी, और फिर आपको लिखे रहे पड़ेगा जुल्म हुआ, आप फॉरेनर हो गए। और जब फॉरेनर बन गया तो कैसे वोट डालोगे आप? 10 साल के लिए आप पे बैन आ जाएगा, रिश्वत खत्म कर देंगे आपका। तो सब गेम प्लान ही है। और यहाँ पे घपा प्रॉपर्टी पे चल जाएंगे, रेलवे बेच रहे हैं, इंडस्ट्री बेच रहे हैं, वेस्टर्न बेच रहे हैं, तो ये सब गेम प्लान ही है। आज जितना गरीब से गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं इनकी सोच बहुत खतरनाक है और देश को तोड़ने वाली सोच है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको मिले टाइम को टाइम देने के लिए। सर ये थे हमारे जनाब फैयाज अहमद खान साहब, जो जिनसे हमारी बात हो रही थी, मुंबई प्रेसिडेंट है सर। उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। फिर देखते रहिए मिलर टाइम्स, फिर आइंदा आपको नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।